Hello students, a very good morning dear students. Today we are going to discuss the English grammar point past indefinite tense. पीछे मैंने आपसे डिस्कस किए थे प्रेजेंट के सभी टेंस, जिनमें आपने सीखा था प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। और आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ, आप समझेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पीछे भी मैं जब भी कोई टेंस स्टार्ट करता हूं तो ये बताने की कोशिश करता हूं, ये समझाता हूं आपके लिए कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आपको ये समझ नहीं आएगा इंपॉर्टेंट है ये मेरे लिए, तब तक शायद उतना अटेंशन आप ग्रैब नहीं कर पाएंगे। पीछे मैं यदि आपको बताऊं तो क्लासेस के थ्रू भी आपको मैंने बताया था कि जब भी आप इंग्लिश बोलते हैं या फिर लिखते हैं या फिर कहीं पर भी पढ़ते हैं, तो आपने देखा होगा कोई भी स्टोरी जब आप पढ़ते हैं या कोई भी आंसर आप एग्जाम में लिखते हैं, तो क्वेश्चन का आंसर जब लिखते हैं तो मैक्सिमम सेंटेंसेस का पास्ट में यूज करते हैं। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो इस बात में कंफ्यूज होते हैं, उनको एग्जैक्टली ये नहीं पता होता कि इसको प्रेजेंट में आंसर करें या पास्ट में करें या फ्यूचर में करें। जब भी कोई वो किसी भी तरीके का कोई भी नोट पढ़ रहे होते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं इंग्लिश का, या कोई इंग्लिश बोल रहा है उसको सुन रहे होते हैं, तो वो सेकंड फॉर्म का यूज करना और सेकंड फॉर्म को समझना उनको कंफ्यूजन करता है। तो यहां पर मैं पास्ट इंडेफिनिट में ये आपको समझाऊंगा कि कैसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पहले तो ये देखेंगे आप कि उसमें किस तरीके के सेंटेंस होते हैं। तो पहले मैं इंग्लिश के कुछ सेंटेंसेस लिखूंगा, फिर आप आइडेंटिफाई करेंगे, हाँ यस ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, और क्यों होता है इसका कारण आप जानेंगे। अब बनाने का रूल क्या है वो भी आप सीखेंगे, और इसको बनाने का फॉर्मूला क्या है ये भी सीखेंगे। नेगेटिव बनाएंगे तो कैसे होता है। कुछ डिफरेंट सेंटेंसेस भी होते हैं जिनमें आप वुड या यूज टू का यूज सीखेंगे। दिखने में आपको पास्ट इंडेफिनिट ही लगेंगे और पास्ट हैबिट को वो शो करेंगे कि पीछे कोई कार्य ऐसा हुआ करता था, आज वो वैसा नहीं होता एग्जैक्टली। तो कहां पर हम वुड का यूज करें, कहां यूज टू का यूज करें, कहां नेगेटिव में हम डिड का यूज करेंगे, कहां इंटेरोगेटिव में हम हेल्पिंग वर्ब डिड को यूज करेंगे पहले और सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, कहां वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाएंगे। तो ऐसे ये सारे रूल्स आप अगर क्रम से समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। और यदि ये टेंस आपको समझ आ गया तो आप मान के चलिए बहुत सारे सेंटेंसेस या कभी भी कोई भी आंसर आप लिख रहे हैं तो उसको आंसर को लिखने में आपको बहुत आसानी होगी और आपका कॉन्फिडेंस लेवल अप होगा। तो चलिए हम कुछ सेंटेंसेस लिखते हैं और फिर आपको बताते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंसेस किस तरह के होते हैं, राइट। तो यहां पर मैं कुछ लिखता हूं सेंटेंसेस, आप देखेंगे। आई told you a story, right? I told you a story. She sang a song. आप यहां पर देखें, I told you a story, she sang a song, ये 2 सेंटेंसेस मैंने लिए। इनको आप जब भी किसी सेंटेंस का अर्थ निकालते हैं या फिर कोई भी सेंटेंस इंग्लिश में बोलते हैं या फिर कहीं पढ़ते हैं, तो हमको सबसे पहले ये देखना होता है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है। तो यहां पर आप डायरेक्टली देख रहे हैं सेंटेंस में आई सब्जेक्ट है और टेल का सेकेंड फॉर्म टोल्ड लगा हुआ है, इसके आगे ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, ठीक है ना। अब यहां पर फिर सेकेंड सेंटेंस में देखिए सब्जेक्ट आया, पहले सबसे पहले सब्जेक्ट लगा हुआ है और इसके बाद में फिर देखा आपने वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगी हुई है, यानी कि सिंग की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, सैंग। तो ये सेकेंड फॉर्म लगी हुई देखिए आपने। यहां पर टोल्ड लगा हुआ है, यानी कि टेल का सेकेंड फॉर्म होता है टोल्ड। तो एक बात आप समझे कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म है तो वो सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट होता है। कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं आप इसी तरीके से। यहां पर कुछ और एग्जांपल आप देखते हैं, देखेंगे जरा, देखिए। फॉर एग्जाम्पल, I taught you English. I taught you English. मैंने आपको इंग्लिश पढ़ाई, राइट। यहां पर आपने देखा सब्जेक्ट दिया हुआ है आपका आई,
और वर्ब की सेकेंड फॉर्म आपने देख ली, आई टॉट। सेकेंड फॉर्म कैसे, यानी कि टीच की सेकेंड फॉर्म है। तो आप समझ जाएं किसी भी सेंटेंस में जब वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है सब्जेक्ट के बाद तो वो पास्ट इंडेफिनिट होता है। बहुत ध्यान से फिर सुने, मैं बोल रहा हूं कि सबसे पहले हमने देखना होता है, रूल क्या कह रहा है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म जिस सेंटेंस में आ रही है, बहुत ध्यान से सुने, वो सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट होता है या अदर वर्ड्स जो भी है। सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। देखें, ये ध्यान रखें, पास्ट इंडेफिनिट ही एक ऐसा टेंस है जिसमें सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है। तो ये भी ध्यान रखेंगे, जहां भी आप देखें कि सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म है तो आप समझ जाएं कि वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। इज इट क्लियर? इतना बात समझ में आई होगी आपको, ठीक है ना? सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तो वो टेंस कैसा हुआ? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, फॉर एग्जाम्पल द गार्डनर watered the plants, the gardener watered the plants। अब आपने फिर देखा यहां पर, आप क्या देख रहे हैं, ध्यान से देखिए कि यहां पर सब्जेक्ट आपने देखा गार्डनर है, राइट, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपने देखा कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगी हुई है, वाटर्ड। वाटर्ड मीन क्या होता है? वाटर्ड, पानी लगाना, पौधों में पानी लगाना। वाटर मीन पानी होता है, यहां पर वर्ब की तरह यूज किया गया है, तो आप इसका मीन समझेंगे, वाटर्ड द प्लांट्स, माली ने पौधों में पानी लगाया। इज इट क्लियर? यानी कि आपने फिर देखा यहां पर सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। मुझे लगता है इन एग्जाम्पल से आप इतनी बात समझ गए होंगे इस फॉर्मूला से कि जब भी किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है तो पास्ट इंडेफिनिट होता है, ठीक है ना? यदि हिंदी में सेंस लगाएंगे तो इन सेंटेंसेस में आता है ता था, ती थी, ते थे, या, ई, ए, गई, गए, ठीक है ना? तो पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस इस तरीके के होते हैं। हिंदी में सेंस मैंने बताया था, या, ई, ए, सका, सकी, सके, ठीक है ना, एंड ता था, ती थी, ते थे, या, राइट, इस तरीके के सेंस हिंदी में आता है। और चूंकि आप इंग्लिश में ही पढ़ते हैं सेंटेंसेस को, पूरा पेपर इंग्लिश में ही आपका आता है, तो उसमें टेंस चेंज करना होता है या फिर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, सिंटैक्स होता है, तो आपको स्पेशली ये देखना होता है कि किस तरह से सेंटेंस में कहाँ सब्जेक्ट आया है, कहाँ वर्ब आई है, क्या वर्ब आई है, और किस तरह से उसको हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाएंगे। तो इतना मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। अब इसी सेंटेंस को जब आप बनाते हैं, ध्यान देंगे, नेगेटिव, तो कैसे आप नेगेटिव बनाएंगे, ध्यान दें यहां पर, राइट। नेगेटिव बनाने के लिए आपको क्या करना होता है? फॉर एग्जांपल यहां देखा, आई टॉट यू इंग्लिश, मैंने आपको इंग्लिश पढ़ाई। अब वो कह रहा है इसका नेगेटिव क्या होगा? ये अफर्मेटिव हो गया आपका। तो बहुत ही सिंपल है, नेगेटिव बनाने के लिए आप क्या करेंगे? आई डिड नॉट टीच यू इंग्लिश, आई डिड नॉट टीच यू इंग्लिश। यहां पर आपने किस तरह से यूज किया, ध्यान दें सभी। आपने यहां पर डिड नॉट का यूज किया, हेल्पिंग वर्ब यहां पर लगानी थी आपको, डिड वो लगा दिया आपने। हेल्पिंग वर्ब इस टेंस की क्या है? डिड। बहुत ध्यान से समझेंगे। पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या है? डिड। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब लगाई थी आपने डू डज, है ना। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब लगाई थी आपने इज आर एम, और प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब लगाई थी आपने हैज हैव। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब लगाई थी आपने हैज बीन हैव बीन। अब पास्ट इंडेफिनिट में आप देखते हैं कि जैसे ही सेंटेंस को आप नेगेटिव बनाएंगे या इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज करना होगा। अब जैसे आपने देखा आई टॉट यू इंग्लिश, ये तो अफर्मेटिव है, मैंने आपको इंग्लिश पढ़ाई। अब मैं बोल रहा हूं मैंने आपको इंग्लिश नहीं पढ़ाई, तो आप बनाएंगे आई डिड नॉट टीच यू इंग्लिश। तो चेंजेस क्या क्या हुए वो देखेंगे। आपने सब्जेक्ट के बाद में यूज किसका किया? बहुत ध्यान से देखें, सब्जेक्ट के बाद किसका यूज किया? डिड का, और डिड के साथ में नॉट का यूज किया। यानी कि जब भी सेंटेंस आप नेगेटिव बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट का, तो हेल्पिंग वर्ब डिड के साथ में आप यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहां जो वर्ब की सेकेंड फॉर्म थी
जैसे ही आपने इसको नेगेटिव बनाया, फिर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। बहुत ध्यान से फिर समझें। जैसे ही आप अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब का जब आपने यूज किया डिड का और डिड के साथ में नॉट लगाया, नॉट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, रेस्ट सेंटेंस आपका एज इट इज आएगा। रेस्ट सेंटेंस आपका एज इट इज आएगा। बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। अब कोई और एग्जाम्पल लेते हैं, यहां पर हम और सेंटेंस के एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, देखिए she played chess, she played chess, वो शतरंज खेली, राइट। she played chess, वो शतरंज खेली। यहां पर आपने देखा सब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगा हुआ है। अब आपको इसे नेगेटिव बनाना है। फॉर एग्जाम्पल इट्स अफर्मेटिव, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है आपका। अभी मैंने बताया था जब आप इसको नेगेटिव बनाएंगे तो आपको क्या करना है, सी did not play chess, she did not play chess। आपने क्या क्या चेंजेस किए ध्यान दें। फिर यहां पर जो मैंने चेंजेस आपको बताए थे अभी, हेल्पिंग वर्ब का आपने यूज किया डिड का। क्यों किया डिड का यूज? क्योंकि सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और आपने नॉट लगाया डिड के बाद, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बहुत ध्यान से यहां पर इस बात को बहुत ध्यान से आप देखेंगे कि सब्जेक्ट के बाद में डिड नॉट का जब यूज किया तो वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। होपफुली ये बात आप समझ गए होंगे सारे बच्चे, क्लियर। अब देखते हैं आप इसी सेंटेंस को जब आप नेगेटिव से अफर्मेटिव से, ये बन गया आपका नेगेटिव। बहुत ध्यान से देखें, ये हो गया आपका नेगेटिव। आप इसको बनाना है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या होता है? इंट्रोगेटिव में क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लगाएंगे। फॉर्मूला क्या कहेगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड। फिर ध्यान से समझें सभी बच्चे, फॉर्मूला इंट्रोगेटिव का क्या होगा, ध्यान से देखें। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड जो भी लगे हुए। अब देखिए आप किस तरह से सेंटेंस को बनाएंगे, यहां ध्यान से देखिए। इसी सेंटेंस को जब हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं, राइट, इसी सेंटेंस को जब आप इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, थोड़ा ऊपर का भी रब हो गया, मैं यहां पर इसको पूरा रब कर देते हैं, ठीक है। चलिए पूरा ही रब करते हैं, क्योंकि ध्यान से देखिए सेंटेंस था शी प्लेड चेस। अब वो कह रहा है इसका इंटरोगेटिव में कन्वर्ट करना है। और ध्यान से देखें, कोई भी सेंटेंस जब आप इंटरोगेटिव बनाते हैं तो उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब को आप सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं। पीछे भी बताया, फिर रिपीट कर रहा हूं इसी बात को मैं, कि कोई भी सेंटेंस जब आप, अब इसमें देखेंगे हेल्पिंग वर्ब क्या है, कि पास्ट इंडेफिनिट का है। कैसे पहचाना पास्ट इंडेफिनिट का है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अब हेल्पिंग वर्ब आप लगाएंगे पहले सब्जेक्ट से, तो क्या करेंगे, बोले हेल्पिंग वर्ब क्या होती है पास्ट इंडेफिनिट की, डिड, और डिड के बाद क्या लगाएंगे, सी, डिड सी। वर्ब की यहां पर सेकंड फॉर्म थी, अब क्या आएगा, फर्स्ट फॉर्म, डिड सी प्ले चेस। बस बाद में क्वेश्चन मार्क लगा दें, फुल स्टॉप नहीं आएगा। तो आपने चेंजेस क्या क्या किए, बहुत ही समझने की जरूरत है। चेंजेस क्या क्या किए यहां पर आपने, ध्यान से देखें। हेल्पिंग वर्ब आपने यूज की, और इसके बाद आपने सब्जेक्ट का यूज किया, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का आपने यूज किया, आगे ऑब्जेक्ट लगा दिया। डिड सी प्ले चेस, इट्स वेरी इजी। अब इसी सेंटेंस में आपको यदि नॉट लगाना है, बहुत ध्यान से समझें, यदि इसी सेंटेंस में आपको इंटेरोगेटिव के साथ साथ नेगेटिव भी बनाना है तो क्या करेंगे, तो आप कैसे करेंगे, डिड सी नॉट प्ले चेस। क्या चेंज किया आपने, ध्यान दें यहां पर क्या चेंज किया बच्चे, ध्यान दें सभी। देखिए आपने हेल्पिंग वर्ब तो एज इट इज लगा दी, हेल्पिंग वर्ब के बाद में सब्जेक्ट का यूज किया, और सब्जेक्ट के बाद में नॉट का यूज किया। यहां बच्चे गलती क्या करते हैं कि डिड के बाद नॉट लगा दिया उन्होंने,
डिड नॉट सी प्ले चेस, या उन्होंने क्या किया, डिड सी प्ले नॉट चेस, तब भी रॉन्ग हो गया आपका सेंटेंस। तो बहुत ध्यान से आपको रूल ध्यान में रखना होगा। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आई, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपका आया सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट का यूज करना है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इतना समझ आया होगा। अब आगे हम और बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन वर्ड की। किसकी बात करेंगे? क्वेश्चन वर्ड की बात करेंगे। अब हम देखिए कि किस तरह से क्वेश्चन वर्ड का अगर WH वर्ड का यूज कैसे होता है, ठीक है ना। अब सेंटेंस फॉर एग्जांपल दिया है, वह कहां गया। अब इसमें आपने देखा कि क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में है, क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में है, या उसने क्या किया। फॉर एग्जांपल उसने क्या किया, ठीक है। तो सेंटेंस में सेंस देखकर आप पहचान लिया पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है और क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में दिया हुआ है, क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में दिया हुआ है। तो मैं पहले भी कह चुका हूं, फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं, जैसे ही क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आता है तो वहां पर उस क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश पहले आती है। अब वह कहां गया, तो कैसे बताएंगे कहां की इंग्लिश क्या होती है? वेयर। हेल्पिंग वर्ब लगाएं, डिड, वेयर डिड ही गो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बाद में क्वेश्चन मार्क लगा दें, बन गया सेंटेंस आपका। यानी कि क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगला सेंटेंस है, उसने क्या किया, तो क्या की इंग्लिश लगाओ, क्या लगाओगे? व्हाट। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी पास्ट इंडेफिनिट में? बोले डिड। उसने की क्या लगाएंगे? ही। और करने की आप समझते हैं, व्हाट डिड ही डू, उसने क्या किया, व्हाट डिड ही डू। तो आपने पहचान लिया कि किस तरह से आपने सेंटेंस को बनाया। यहां पर हेल्पिंग वर्ब का यूज किया दोनों जगह, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट का यूज किया और सब्जेक्ट के बाद में आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और बाद में क्वेश्चन मार्क लगाया, क्योंकि ये इंटरोगेटिव, ठीक है। इतना समझ आया आपको? राइट। अब देखते हैं इसी सेंटेंस में पास्ट इंडेफिनिट में ही हम यूज करते हैं, और ध्यान से देखें, पास्ट इंडेफिनिट में हम यूज करते हैं वुड का और यूज टू का। ये भी ध्यान से देखें, वुड या यूज टू का भी सेंटेंस में यूज करते हैं। आप कैसे करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, आई वुड गो टू मॉर्निंग वॉक, आई वुड गो टू मॉर्निंग वॉक। तो देखें ध्यान से, क्या मीन हुआ इसका? आई वुड गो टू मॉर्निंग वॉक, इसका मीन हुआ कि मैं मॉर्निंग वॉक को जाया करता था, मैं सुबह टहलने जाया करता था। फॉर एग्जाम्पल, और देखिए आप, शी यूज्ड टू प्ले विद मी, शी यूज्ड टू प्ले विद मी। अब यहां पर आपने देखा यूज्ड टू का यूज हुआ है, और ध्यान से देखेंगे इसका मतलब भी क्या हुआ सेंटेंस में? यूज्ड टू, यहां पर वुड का यूज किया, यहां यूज्ड टू का यूज किया, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कर रहे हैं आप, ये भी ध्यान रखेंगे। इसका मीन क्या हुआ? शी यूज्ड टू प्ले विद मी, वो मेरे साथ खेला करती थी, ता था, ती थी, ते थे। और पास्ट हैबिट को जब हम शो करते हैं तो वहां पर हम वुड और यूज्ड टू का यूज करते हैं। बहुत ध्यान से फिर समझ लें, इस तरीके के सेंटेंसेस कभी भी आते हैं तो आप उनको बना लें, कंफ्यूज ना हो। और कंफ्यूज तभी नहीं होंगे जब आप उनका प्रैक्टिस आपने किया है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, माई फ्रेंड would help me. What it's mean? My friend would help me. तो would किस चीज को शो कर रहा है? पास्ट हैबिट को। मेरा मित्र मेरी मदद करता था, मेरा मित्र मेरी मदद करता था, राइट। और एग्जाम्पल लें, आई यूज्ड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, राइट। अब यहां पर इसका मीन क्या हुआ? फिर ध्यान दें, आई यूज्ड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग,
आई यूज्ड टू गेट अप अर्ली, मैं जल्दी उठा करता था, मैं जल्दी उठता था। तो इस तरह से आप सेंटेंस को पहचानने की कोशिश करेंगे कि जब सेंटेंस में किसी सेंटेंस में पास्ट हैबिट को शो किया जा रहा है, था था थी थी थे थे को यूज किया जा रहा है, वहां पर आप यूज टू और वुड का यूज करेंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अच्छा, इसके बाद आप एक पॉइंट और ध्यान करेंगे कि जब कभी भी किसी सेंटेंस में जब सब्जेक्ट को कोई कार्य, यानी कि आपने देखा इस तरीके का सेंटेंस, I had to work hard, सेंस लगाओ क्या मीन हुआ इसका, I had to work hard, बोलें जल्दी, I had to work hard, आप कमेंट में कर सकते हैं क्या मीन हुआ इसका। इसका मीन हुआ मुझे कठिन परिश्रम करना पड़ता था, इट्स नॉट माई चॉइस। मीन हैड टू का जब यूज हुआ है ये सेंस निकालता है हिंदी में कोई कार्य करना पड़ता था, ये हैबिट की बात नहीं है, मुझे मजबूरी में कोई कार्य करना पड़ता था, वहां आप हैड टू का यूज करेंगे। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, he had to go to चलिए मार्केट ही लिख देते हैं, इजी वर्ड ही लेते हैं। He had to go to market, what it's mean? He had to go to market daily। चलिए यहाँ पे एक वर्ड और जोड़ देते हैं हम, डेली। इससे क्या होगा कि आपको सेंस निकाल लेंगे ठीक से। उसको डेली मार्केट जाना पड़ता था, उसको प्रतिदिन बाजार जाना पड़ता था। मीन ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड टू गो टू मार्केट डेली बेसिस, ऑन अ रेगुलर बेसिस, बट ही हैड टू गो टू। इट मीन्स कि उसको डेली बाजार जाना पड़ता था, उसका इंटरेस्ट नहीं था। तो जहां पर भी आप हैड टू का यूज देखेंगे तो समझ जाएं कि वो पास्ट में कोई कार्य मजबूरी में उसे करना पड़ रहा है, तो वहां पर हैड टू का यूज किया जा रहा है। यानी कि जनरली आपने देखा था कि किस तरह से आप सेंटेंस को, सबसे पहले आपने देखा कि सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज हो रहा है। कैसे, जैसे आपने सेंटेंस में देखा था कि कैसे आपने कुछ सेंटेंसेस को बहुत इजीली बना दिया था, जैसे इट रेन्ड यस्टरडे, इट रेन्ड यस्टरडे। तो आप समझ गए कि यहां पर ये वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जा रहा है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया। यानी कि कल बारिश हुई, कल बारिश हुई तो आप बनाएंगे इट रेन्ड यस्टरडे, यानी कि सब्जेक्ट का यूज किया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया, है ना। बारिश के बारे में, जब वेदर के बारे में हम बात करते हैं तो इट से सेंटेंसेस को बनाते हैं। पीछे आपने डिस्कस किया भी है इट का और देयर का यूज जब सीखा था। तो इट रेन्ड यस्टरडे, राइट। नेगेटिव बनाओगे तो इट डिड नॉट रेन यस्टरडे, राइट। फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं शॉर्ट में जल्दी। इट, जब आप इसको नेगेटिव बनाएंगे तो आप बनाएंगे इट डिड नॉट रेन यस्टरडे। तो बताएं जल्दी इसमें क्या चेंजेस किया आपने। जिन बच्चों ने सीखा है वो बच्चे बहुत जल्दी इनका आंसर दे देते हैं। उन्होंने सीखा कि हमने डिड नॉट का यूज किया, जैसे ही हमने डिड का यूज किया इस सेंटेंस में, तो क्यों यूज किया, नेगेटिव बनाने के लिए, और डिड के साथ में नॉट लगाना है, डायरेक्ट नॉट हमको नहीं लगा देना, ये ध्यान रखना। तो इट डिड नॉट रेन, अब यहां पर था रेन्ड और यहां आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया रेन। क्लियर? तो ये बहुत सिंपल सा रूल है। इंट्रोगेटिव जैसे ही बनाया आपने, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लगा दिया, डिड इट रेन यस्टरडे व्हाटएवर, ठीक है। तो ये एक बेसिक फॉर्मूला रूल्स थे। इसके बाद आपने डिस्कस किया था कि कैसे हम वुड का और यूज टू का यूज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट हैबिट को शो करने के लिए हम वुड और यूज टू का यूज करते हैं, और कैसे हम कोई कार्य जब हमको मजबूरी में करना पड़ता है तो वहां पर हम हैड टू का यूज करते हैं। तो ये कुछ रूल्स थे पास्ट इंडेफिनिट के, जिनको आपने अभी समझा। और फिर भी यदि किसी भी तरीके का कोई भी क्यूरी आपकी रहती है, कोई कंफ्यूजन है या कुछ और रूल आपने पढ़ा हुआ है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं या फिर कमेंट भी कर सकते हैं, जिससे कि मैं आपको रेस्पॉन्ड करूं। और जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो रूल्स आप 30-40 मिनट पढ़ तो लेंगे, सुन तो लेंगे, और सुनते समझते आपको याद भी हो जाएगा, सुनते सुनते आपको समझ आ जाएगा, हाँ इट्स अ वेरी इजी। बट जैसे ही आप इसमें गैप करेंगे, आप इसका प्रैक्टिस नहीं करेंगे, रिहर्सल नहीं करेंगे, तब फिर आप देखेंगे आफ्टर 1
month, after 3 month you will forget. लेकिन जैसे ही आपने प्रैक्टिस किया, एक्सरसाइज की इनकी, तो आप मान के चलिए लाइफ टाइम आपको ये आपकी मेमोरी में जाएंगे. जब भी आप इंग्लिश में बात करेंगे किसी से, देन यू विल स्टार्ट टू स्पीक इन इंग्लिश. Then there is no problem that you are going to think in what I should translate it, and what should be English, and in what tense I should speak for this types of question. किसी ने प्रश्न पूछा, अब उसका आंसर पास्ट में देना है या फ्यूचर में देना है, प्रेजेंट में देना है, ये कौन डिसाइड करेगा? उस क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है. लेकिन जब आप आंसर देंगे तो टेंसेस का कंफ्यूजन आपको नहीं रहेगा. एटलीस्ट आपको और भी टेंसेस यदि सीखने हैं तो इन टेंसेस के बारे में आप कमेंट भी कर सकते हैं, और साथ में आप जो मैं अपलोड करता हूं ये वीडियोस, आपका फ्यूचर लीडर्स स्कूल यानी कि ग्रुप का फ्यूचर लीडर्स स्कूल यानी कि जो यूट्यूब चैनल है, मेरा पर्सनल भी एक बीपी सिंह के नाम से भी एक चैनल है, उस पर भी आप इसको मैं अपलोड करता हूं, आप वहां देख सकते हैं. और किसी भी तरीके की क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं. कुछ बच्चे जो फिजिकली क्लास अटेंड करते हैं, जो स्कूल में पढ़ते हैं, तो उनको तो मैं डायरेक्टली क्लास में लाइव पढ़ाता हूं, और बहुत सारे क्वेश्चंस बच्चों के रहते हैं, तो उनके में आंसर्स देने में मुझको बहुत इंटरेस्ट आता है. तो ये वीडियो बनाने का मोटिव एक ये रहता है कि जो बच्चे फिजिकली क्लास अटेंड नहीं कर पाते हैं, तो वो भी बच्चे इनको समझें. Hopefully you all will enjoy this session, and I will discuss and teach you the next point of English grammar in next video. Thank you.